नमस्कार। दिव्यांशी ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपके हिस्ट्री के इतिहास का जो आपका चैप्टर है पहला, यूरोप में राष्ट्रवाद, उसका छठा पार्ट कर रहे हैं। इसके 5 पार्ट पहले ही आपके यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, तो उसको भी देख लीजिएगा। अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसा कि पिछले क्लास में पढ़ रहे थे काउंट काबूर के बारे में, जो इटली के एकीकरण में क्या बहुत महत्वपूर्ण योगदान कर रहे थे, बहुत बड़े कूटनीतिज्ञ थे। कौन देश को कैसे मैनेज करना है उनको पता था, क्योंकि इटली एकीकरण के लिए करना ये सब जरूरी था। तो चलिए आगे चलते हैं, पढ़ते हैं इनके बारे में। और अंततः एक बड़े राज्य के रूप में इटली सामने आया। इनके प्रयास से क्या हुआ? काउंट काबूर के प्रयास से इटली क्या था, छोटा छोटा टुकड़ा, मगर ये लोगों में क्या है, जागरूकता बना रहे थे कि इटली को एक कीजिए तभी मजबूत होंगे। क्योंकि ऑस्ट्रिया देख रहे थे बार बार परेशान कर रहा था एकीकरण में, और दूसरे देश से भी क्या है कुछ उसको देने का वादा करके इटली के एकीकरण क्या कर रहे थे, और सशक्त बना रहे थे कि सपोर्ट करो हमको एकीकरण में। ठीक है, तुमको जो चाहिए वो दे देंगे, मगर तुम हमको क्या है सपोर्ट करो इटली के एकीकरण में। अंततः क्या हुआ, एक बड़े राज्य के रूप में इटली सामने आया। इटली क्या था, टुकड़ा टुकड़ा था, मगर धीरे धीरे क्या जुड़ रहा था आपस में। सभी क्षेत्र जो बटा हुआ था वो एक एक करके इटली में जुड़ रहा था। परंतु काबूर का ध्यान मध्य तथा उत्तरी इटली को एकीकरण में पर था। ये क्षेत्र बड़ा था, ये देख रहे होंगे नक्शा में, ये देख रहे हैं ना, इधर तो बेचारा एकदम पतला है। उत्तरी इटली ये देख रहे हैं ना, उत्तर वाला भाग दिख रहा होगा, देखिए ये उत्तर वाला जो भाग देख रहे हैं क्या है, ये उत्तर वाला भाग दिख रहे हैं ना, बड़ा क्षेत्र इस पर नजर था, और बीच वाला भाग पर। इधर तो एकदम पतला पतला है, टापू जैसा था। बड़ा क्षेत्र करेंगे तो इटली बड़ा होगा, तीन पर नजर था कि बड़का क्षेत्र को कैसे अपन कंट्रोल में लाए, इटली के एक करें और मध्य क्षेत्र को। अतः उसने मतलब काबूर ने नेपोलियन को सेवाई प्रदेश देने का लोभ देकर तो क्या किए, अब फिर कूटनीति चले। नेपोलियन को बोले कि ठीक है तुमको क्या देंगे, सेवाई क्षेत्र दे देंगे, एक सेवाई प्रदेश एक जगह होगा इटली का था, बोले तुमको दे देंगे। देकर ऑस्ट्रिया पीडमाउंट युद्ध चल रहा था, पिछले क्लास में बताए थे दोनों में। फ्रांस के युद्ध में क्या करना है, फ्रांस के निष्क्रिय रहने तथा इटली के राज्यों का पीडमाउंट में विलय का विरोध नहीं करने का आश्वासन ले लिया। इन्होंने क्या किया, नेपोलियन जो था उसको बोले तुमको हम सेवाई प्रदेश दे देंगे, सेवाई क्षेत्र दे देंगे, मगर एक काम करना होगा उसके बदले में। तुमको क्या करना होगा, जो युद्ध चल रहा है ना दोनों के बीच में, उसमें तुमको निष्क्रिय रहना है। क्या रहना है, तुमको कुछ नहीं करना है। और उसके बदले में और क्या करना है, निष्क्रिय के साथ साथ इटली का राज क्या होगा, जब पीडमाउंट में विलय होगा तब तुमको कोई विरोध नहीं करना है, तुमको शांति रहना है, एकदम चुपचाप देखना है। ये क्या किया, आश्वासन ले लिए नेपोलियन से। कौन, काउंट काबूर। बोले बहुत बड़े कूटनीतिज्ञ थे ये। और उसके बाद बदले में नेपोलियन भी बोला ठीक है हम कुछ नहीं करेंगे, ऑस्ट्रिया पीडमाउंट युद्ध में हम कुछ नहीं करेंगे, शांत रहेंगे, मगर उस जगह का क्या करेंगे, क्या शर्त रख दी कि जिन राज्यों का विलय होगा न, जिन क्षेत्रों का क्या होगा विलय होगा, वहां हम जनमत संग्रह करवाएंगे। ये शर्त रख दिया, जनमत संग्रह कराए जाएंगे। चूंकि उन रियासतों की जनता पीडमाउंट के साथ ही थे, क्योंकि पीडमाउंट और क्या हो रहा था, ऑस्ट्रिया में युद्ध हो रहा था। वो क्या बोले, जब इटली राज्य में, यहाँ बोल रहे थे इटली के राज्य में क्या होगा, पीडमाउंट का विलय होगा, पीडमाउंट में क्या होगा विलय होगा, तो नहीं कर रहा है, तो बोला ठीक है विलय होगा, ठीक है कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मगर वहां जब विलय होगा जिस समय, उस समय जनमत संग्रह कर, लोगों से पूछ तो लेंगे कि वो तुमको किधर रहना है। ऐसी जबरदस्ती थोड़े विलय करा देंगे, उसका मन नहीं रहने का तभी तो क्यों नहीं, वैसे नहीं होगा। जब उसका मन होगा, जनमत संग्रह मतलब होता है कि वहां चुनाव करवाया जाता है, जनमत संग्रह में
लोगों से पूछा जाता है, वोट लिया जाता है, क्या तुमको उस देश में रहना मंजूर है? अगर अधिक 50% से ज़्यादा लोग जनमत संग्रह में भाग लेकर वोट दे देते हैं कि हाँ इस देश में हमको रहना है, पार्टिकुलर देश में, जिस देश में आपको रहने का मन है, तो जनमत संग्रह क्या सभी उस जो क्षेत्र है वो उस देश को दे दिया जाता है। अगर 50% से कम लोग वोट देते हैं, जैसे चुनाव में कैसे 50% से ज़्यादा तो जीत गया और 50% कम हार गया, अगर लोगों ने कम वोट दिया कि नहीं हमको इस देश में नहीं मिल रहा है, तो उसको वैसे ही जो स्वतंत्र देश वैसे ही पूछ लिया जाता है कि आपको स्वतंत्र रहना है या मिल के रहना है। उसके लिए चुनाव होता है, उसी को जनमत संग्रह बोलते हैं। साथ ही क्योंकि राष्ट्र जो था पीडमाउंट वाला किधर था, अपने देश पीडमाउंट के साथ था, हेबर में था, इसलिए काबूर ने क्या किया, कूटनीति का परिचय दे तो बोला ठीक है जनमत संग्रह करा लीजिएगा, अगर लोगों का विलय करने का मन होगा तो ठीक है करेगा, नहीं तो अपना जैसे रहने का मन होगा, इच्छा जैसे होगा वैसा रहेगा वो। आगे देखिए 1860-61 में काबूर ने सिर्फ रोम को छोड़कर उत्तर तथा मध्य इटली की सभी रियासतों को, जैसे मध्य इटली में कौन कौन आ गया, परमा, मोडेना, टस्कनी, हवारा, बेलाजोना आदि को क्या है मिला लिया था। बोले ना ये बहुत दिमागदार आदमी था, कूटनीतिज्ञ था, कौन देश को कैसे मैनेज करके अपने पक्ष में करना था उसको बहुत बढ़िया से आता था। और क्या किया ये, इटली का उत्तरी और मध्य भाग का बहुत बड़ा क्षेत्र इटली में 1860 से 61 तक में मिला लिया था, जिस विधि से मिले, पैसा से मिले, बल से मिले, जैसे कैसे सरदार पटेल भारत को एक किए उस तरह से। तो हुआ दोस्ती से मिलेगा तो हाथ मिला के आ जाओ, नहीं मिलेगा तो ताकत का यूज करेंगे, पैसा से मिलेगा, पैसा से मिलेगा, मिला कि नहीं भारत को सरदार पटेल। तो उसी तरह देख रहे हैं काबूल क्या कर रहा है, दोसर विदेशी ताकतवर सहायता से लेकर इटली के एकीकरण कर रहा है। तो 1860-61 तक क्या किया है, ये सब देख रहे हैं, उत्तर मध्य इटली में जो जो भी क्षेत्र था उसको मिला चुका था, तथा जनमत संग्रह कर इसे पुष्ट भी कर लिया, और जो जो क्षेत्र को मिलाया ना इटली में वहाँ जनमत संग्रह भी करवा लिया था, लोगों का पूरा थी भी ले लिया था भरोसा कि हाँ ये लोग हमारी तरफ ही रहेंगे। जनमत संग्रह करा के एकदम पूरा एकदम मजबूती ले लिया था कागज से एकदम कि हाँ लोग तो इधर, हाँ तो इधर ही रहना चाहते थे, दूसरा देश भी अब नहीं कब्जा कर सकता है, कि लोगों का भी मन ही इटली में रहेगा तो तुम भाई क्यों कर रहे हो इससे परेशान। और फ्रांस का भी साथ ले लिया था कि क्योंकि यूरोप में उस समय क्या फ्रांस अच्छा बड़ा ताकत था, पावर था, अभी भी है, अभी भी क्या है यूरोप में 3-4 देश ही पावरफुल हैं, एक इटली, इटली भी पावरफुल में ही आता है, फ्रांस, जर्मनी या इंग्लैंड, और बाकी सब बेचारा तो छोटा छोटा देश है। संग्रह लिया, ऑस्ट्रिया भी फ्रांस तथा इंग्लैंड द्वारा पीडमाउंट को समर्थन देने के भय से कोई कदम नहीं उठा सका। मतलब ये क्या किया था पीडमाउंट, जब एकीकरण हो रहा था यहाँ पर देखे ना, फ्रांस और इंग्लैंड दोनों से काबूल क्या किया था, आश्वासन ले लिया था कि हमको सपोर्ट करो, इसके बदले में हम भी मदद करेंगे। तो ऑस्ट्रिया जो है किसके किसके भय से, डर से, इंग्लैंड और फ्रांस के डर से कुछ भी नहीं कर पा रहा है, एकदम चुपचाप देख रहा है जैसे हो रहा है, और ये क्या है एकीकरण यहाँ कार्यक्रम चल रहा है। पीडमाउंट को समर्थन के भय से क्या है, क्योंकि ये समर्थन दे दिया था ना, युद्ध हुआ था तो ऑस्ट्रिया पीडमाउंट में, फ्रांस किसको सहायता दे दिया था, पीडमाउंट को काबू लिया था उससे आश्वासन मदद करने का। दूसरी तरफ ऑस्ट्रिया जर्मन एकीकरण की समस्या से जूझ रहा था। ऑस्ट्रिया पहले इटली पर भी शासन कैले था अप्रत्यक्ष रूप से, और जर्मनी पर भी, दोनों तरफ। क्यों, क्योंकि दोनों छोटा छोटा टुकड़ा में बटल था, छोटा छोटा कमजोर राजा था, और इसलिए वहाँ पर क्या है अपना प्रभुत्व जमैले था ऑस्ट्रिया। मगर अब इंग्लैंड इटली को देखकर जर्मनी में भी एकीकरण हो रहा था, और उधर भी एकीकरण हो रहा था, तो बेचारा ऑस्ट्रिया के शासन वहाँ से खत्म हो रहा था, उखड़ रहा था, तो परेशान तो होगा ही। आई दोनों पर ऑस्ट्रिया पर के नज़र बने लेता, केकरा से डर करवे लेता, फ्रांस से और इंग्लैंड से। एकीकरण की समस्या जूझ रहा था। इस प्रकार 1862 ईस्वी तक
यहाँ देख लीजिएगा ये 50 है कि नहीं में, ये अपना पता नहीं यहाँ पर है कि नहीं है। तक इटली, रोम तथा वेनेशिया को छोड़कर बाकी रियासतों का विलय रोम में हो गया और सभी ने विक्टर इमैनुअल को शासक माना। 1860-61 तक अच्छा बड़ा भाग हो गया और 62 तक इटली का कुछ कुछ क्षेत्र छोड़कर बाकी सब क्या था, मिल गया था, सबका विलय हो गया था। कौन कौन सा? रोम, वेनेशिया को छोड़कर बाकी रियासतें क्या है, विलय रोम में हो गया था। इटली का राजधानी है, रोम को बोलते हैं। कुछ कुछ क्षेत्र छोड़कर बाकी का इटली का एकीकरण हो रहा था। और जो एकीकरण के बाद जो क्षेत्र बना, एकीकरण के बाद जो राज्य बना, उसका शासक किसको माना गया? विक्टर इमैनुअल को। वहां का शासक कौन बना? विक्टर इमैनुअल। कहाँ का? 1862 में जितना बड़ा क्षेत्र इटली का बन गया, कुछ जगह छोड़कर, वहां का शासक कौन बना? विक्टर इमैनुअल। देख रहे होंगे ये मध्य वाला पार्ट इटली का बड़ा था और उत्तरी वाला भाग देख रहे हैं ना, नीचे दक्षिणी वाला भाग तो छोटा कम था, समुद्री इलाका है इधर। तो 62 तक जो भी इटली का एकीकरण हो गया, वहां पर कौन शासक बना? विक्टर इमैनुअल। आगे देखिए, अब पढ़ेंगे गैरीबाल्टी के बारे में। अब पढ़ेंगे, अभी पढ़ रहे थे काउंट काबूर के बारे में, उसके पहले पढ़े मेजनी के बारे में। अब पढ़ेंगे गैरीबाल्टी। ये भी क्या इटली के एकीकरण में बहुत बड़े योगदान करता थे। जैसे काबूर देख रहे थे, मेजनी देख रहे थे, वैसे ही ये भी। इसी बीच महान क्रांतिकारी गैरीबाल्टी सशस्त्र क्रांति के द्वारा दक्षिणी इटली के रियासतों के एकीकरण तथा गणतंत्र की स्थापना करने का प्रयास कर रहा था। ये क्या थे? सशस्त्र। जैसे सुभाष चंद्र बोस कैसे थे, या भगत सिंह। अंग्रेज यहाँ से नहीं भाग रहा था तो क्या है, सशस्त्र उठाना पड़ा। बात से बेचारा सुन ही नहीं रहे थे, तो वैसे ये थे। बोले कि आदमी क्या बात से नहीं सुनेगा, हथियार उठाना ही पड़ेगा। तो ये क्या थे? लड़ाई झगड़ा के पार्टी थे कि अच्छा नहीं मिल रहा तो ताकत से इसको हटा के अपना अपना पक्ष में करो, लड़ाई झगड़ा करके। तो ये क्या किए गैरीबाल्टी? दक्षिणी इटली, वो भी बेचारा बट नहीं था पाटे पाट में, तो उसको एक करने के लिए क्या किए? ये सशस्त्र का सहारा लिए, युद्ध का एक तरह से बोल सकते हैं। तो क्या किया? एकीकरण तथा गणतंत्र। एकीकरण करके राजतंत्र नहीं बैठाना, वहां गणतंत्र लाना है, मतलब आदमी चुनेगा शासक, करने का प्रयास कर रहे थे। गैरीबाल्टी पेशे से एक नाविक थे। क्या थे? एक नाविक। देख रहे हैं नाव चलाने वाले, यही गैरीबाल्टी है। ये क्या से पेशे से एक नाविक थे, नाव चलाने वाले। और मेजनी के विचारों का समर्थक थे। ये भी किसके समर्थक थे? मेजनी के। मेजनी भी तो यही चाहता था ना, इटली का एकीकरण हो, गणतंत्र हो, जनता के पास पावर हो अपना शासक चुनने का। परंतु बाद में काबूर के प्रभाव में आकर संवैधानिक राजतंत्र का पक्षधर बन गया। और बाद में किनके प्रभावित? पहले ये प्रभावित हुए मेजनी से, उसके बाद जब इनका मुलाकात किनसे हुआ? काबूर से, तो ये उनसे प्रभावित होकर उनके जैसा काम करना शुरू कर दिए, उनके पक्षधर बन गए, राजतंत्र विरोधी, अपना संवैधानिक राजतंत्र का पक्षधर बन गए। पहले मेजनी के समर्थक थे, मेजनी से प्रभावित थे उनके विचार से, अब ये काबूर के विचार से प्रभावित हो गए। गैरीबाल्टी ने अपने कर्मचारियों, क्या था, नाविक था, इनके पास कर्मचारी होगा ही, कर्मचारी मतलब जो इनके अंडर काम करता था, तथा स्वयं खुद सेवकों की सहस्त्र सेना बनाई। स्वयं सेवक होता है जो अपने मन से, इच्छा से, जैसे कैसे क्रांतिकारी होते थे, खुद की इच्छा से जाते थे अंग्रेज का विरोध करने, करते हैं ना, तो स्वयं सेवक उन्हीं को बोलते हैं, मतलब अपने मन से। तो उस समय इटली क्या था, टुकड़ा टुकड़ा था, तो बहुत सारे जनता भी इनका साथ दे रहे थे कि हाँ हम आपका, ठीक है सेना चाहिए था, हम आप सेना बनते, हम आपको मदद करेंगे सशस्त्र सेना बनाने में। तो इनका जो कर्मचारी था गैरीबाल्टी का, जो भी नौकर चाकर जो भी था काम करने वाला इनका वो,
और जो और आदमी जो वॉलेंटियर जिसको बोलते हैं अपने स्वेच्छा से इनका जो समर्थन कर रहा था, दोनों को मिलाकर क्या किया, सेना बना लिए। कोई क्या बना ली, सशस्त्र सेना, मतलब हथियार उथियार सब चीज से लैस। जैसे सुभाष चंद्र बोस कैसा था, स्वतंत्र सेनानी बनाए थे ना, वैसे ही इनका भी वैसा ही सेना संगठन बना लिए। अब पेशे से ये क्या थे, नाविक थे। उसके बाद उसने अपने सैनिकों कर दिया, सैनिकों को लेकर इटली के प्रांत सिसिली तथा नेपल्स पर आक्रमण किए। ये जो भी सेना बनाए उनको लेकर कहाँ धावा बोल दिया, सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण कर दिए सीधे। इन रियासतों की अधिकांश जनता, यहाँ बुर्बो लिखिएगा, ठीक ना, बुर्बो किसके वंश के थे, बुर्बो में आपके बुर्बो लिखा हुआ है। इस पर राजवंश के निरंकुश शासन से के तंग होकर यहाँ के जो जनता भी थे, सिसिली और नेपल्स के, वहाँ एक कैसा राजा था, निरंकुश, तानाशाह। तो वहाँ की जनता भी राजा से परेशानी था। वहाँ की जनता भी क्या, गरीबाल्टी का ही साथ दे दिया कि हाँ ठीक है, अब वो मारने के लिए मारो, हम भी तुम्हारे साथ हैं। ये राजा काटा वहाँ से, जनता भी क्या इसी का साथ दे दिया और शासन से तंग होकर गैरीबाल्टी का समर्थन बन गया। गैरीबाल्टी ने यहाँ गणतंत्र की स्थापना, अब जनता साथ दे दिया तो राजा हारबेन करेगा, बेचारा हार गया। वो नेपल्स और सिसिली के राजा जो तानाशाह था हार गया। अब हार गया तो सत्ता छोड़ गया। अब सत्ता छोड़ा तो वहाँ कैसा राज्य व्यवस्था लाया, गणतंत्र लाया। मतलब गणतंत्र में क्या, लोग चुनेगा वहाँ कौन राज करेगा, लोग के नियम, लोगों के पूछ कर बनेगा कैसा नियम कानून बनना चाहिए। तथा विक्टर इमैनुअल के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ सत्ता संभाली और वहाँ का भी शासक कौन बना, विक्टर इमैनुअल ही बना। गैरीबाल्टी वस्तुतः काबूल के विचार गैरीबाल्टी से नहीं मिलते थे। पहले देखिए ये मेजनी से प्रभावित थे, अब ये किससे प्रभावित है, काबूल से। मगर बाद में चल के क्या इनका विचार भी, अब देखिए गैरीबाल्टी का भी काबूल के विचार से अब नहीं मिलने लगा, दोनों का भी विचार नहीं मिल रहा था। परंतु काबूल ने उसके दक्षिणी अभियान का समर्थन किया। मगर काबूल क्या था, ठीक है भाई कैसू करो, मगर मिला रहे हो इटली का, उसका समर्थन किया। मगर और भी कुछ बहुत सारे क्षेत्र होंगे उनमें उनका विचार नहीं मिल रहा था। मगर एकीकरण का विचार मिल रहा था कि हाँ एकीकरण कर रहे, उसमें हम साथ हैं। बाकी और भी जो कर रहे थे उनमें उनका विचार नहीं मिल रहा था, ये कहने का अर्थ है। देख रहे हैं ये दक्षिणी क्षेत्र, इनको कौन है, गैरीबाल्टी एक कर रहे थे, राज पर हमला कर करके सशस्त्र सेना बना के। और मध्य इटली और उत्तरी इटली को कूटनीतिक रूप से काउंट काबूल एक करने में लगे हुए थे। आगे देखिए 1862 ईस्वी में गैरीबाल्डी ने रोम पर आक्रमण किया। ये यहीं नहीं रुके, 1800 इनका मनवा क्या बढ़ते जा रहा था, क्योंकि रोम अभी मिला नहीं था ना, पीछे ही पड़ा था। रोम क्या है, और वेंस अभी भी इटली के एकीकरण में नहीं मिला था। और जो भी क्षेत्र वहाँ पर कौन शासक के रूप में आ रहा था, विक्टर इमैनुअल आ रहा था ना। आक्रमण की योजना बनाई, तब काबूल ने गैरीबाल्टी के इस अभियान का विरोध किया। 1862 में क्या किया, गैरीबाल्टी सोचे ठीक है रोम नहीं मिल रहा है, इस पर भी हमला करो, इस पर भी आक्रमण करो, मिलाओ इसको। काबूल ने क्या किया, इसका विरोध किया, नहीं। और रोम की रक्षा के लिए पीडमाउंट की सेना भेज दी। और पता चला कि गैरीबाल्टी क्या है, रोम पर हमला करने वाले हैं, तो क्या करवाया, पीडमाउंट से सेना भेजवा दिया रोम पर रक्षा के लिए। इसी बीच गैरीबाल्टी की भेंट काबूल से हुई और उसने रोम के अभियान की योजना त्याग दी। तो दोनों मिले,
गैरिबाल्डी क्या है, काबूल से मिले, दोनों मिले। जब मिले तो दोनों अपना पक्ष रखे होंगे। पक्ष में क्या हुआ, गैरिबाल्डी क्या किए, रोम पर जो हमला करने का विचार कर रहे थे उसको छोड़ दिए, त्याग दिए। दक्षिणी इटली के जीते गए क्षेत्र को भी बिना किसी संधि को गैरिबाल्डी ने विक्टर इमैनुअल को सौंप दिया। देख रहे हैं, दक्षिण के जो भी क्षेत्र इटली में जीते, गैरिबाल्डी इटली के जो भी दक्षिण क्षेत्र में जीते उसको क्या है, विक्टर इमैनुअल को दे दिए। क्या किए, दे दिए। वो भी कैसे दे दिए, बिना संधि के, कि जाओ यहाँ पर राज करो, मगर राज बढ़िया से करना, गणतंत्र तरीके से। मतलब देख रहे हैं, काउंट काबूर भी और गैरिबाल्डी जो भी क्षेत्र जीत रहे थे वो किसको, विक्टर इमैनुअल को देते जा रहे थे, सौंप दिया। गैरिबाल्डी को दक्षिणी क्षेत्र में शासक बनाने का प्रस्ताव विक्टर इमैनुअल द्वारा दिया भी गया। विक्टर इमैनुअल बोला ठीक है, आप क्षेत्र जीते हैं तो यहाँ का शासक आप बन जाइए। विक्टर इमैनुअल इनसे बोला, प्रस्ताव भी रखा कि आप क्षेत्र जीते ना तो यहाँ का शासक आप बन जाइए, परंतु उसने इस अस्वीकार कर दिया। मगर क्या बोले गैरिबाल्डी, नहीं, मेरा मकसद है पूरा इटली का एकीकरण करना गणतंत्र तरीके से। जो निरंकुश शासक है, जो कचरा राज्य व्यवस्था पर शासन चल रहा है उसको खत्म करना। मेरा मकसद यहाँ पर राजा बनना नहीं है। वह अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र को समर्पित कर साधारण किसान की भांति जीवन जीने की ओर अग्रसित हुआ। और गैरिबाल्डी क्या किए, जो भी संपत्ति था वो दे दिए, देश के नाम कर दिए, और क्या बन गए, किसान बन गए। आजकल के देखते हैं आदमी को होता है ऐसा, नहीं होता भावना। आजकल के आदमी को भावना बहुत कम मिलेगा। आदमी को भावना होता है और अपन तो दूसरों वाला कैसे हड़प ले, मगर इनको देख रहे हैं, बड़ा बड़ा क्षेत्र जीत रहे हैं, राज्य जीत रहे हैं, जो भी संपत्ति वो भी छोड़ रहे हैं, कैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, किसान की भांति। त्याग और बलिदान की इस भावना के कारण गैरिबाल्डी के चरित्र को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान खूब प्रचारित किया गया। बोले थे ना कि भारतीय लोग भी वहां से बहुत सीखा था, इसीलिए भारत आजाद हुआ। देख रहे कैसे आदमी है, संपत्ति छोड़ के चला गया किसान बनने, मतलब किसान के भांति जिंदगी थोड़ा सा हम जी लेंगे। तो ये आदमी का प्रभाव क्या है, गैरिबाल्डी का भारत के भी स्वतंत्रता सेनानियों पर पड़ा था, यहाँ के लोगों का भी पड़ा था, खूब प्रचारित किया गया। लाला लाजपत राय ने उसकी जीवनी लिखी, मतलब लाला लाजपत राय भारत के थे, वो क्या है, गैरिबाल्डी के जीवनी पर पुस्तक लिखे, कहानी लिखे कि गैरिबाल्डी का जीवन कैसा था। उतना संपत्ति लिए फिर भी क्या है, सत्ता का लोभ नहीं किए। यही था बेचारा विक्टर इमैनुअल। आग्रह भी किया गैरिबाल्डी को कि आप दक्षिणी क्षेत्र जीते हैं तो वहाँ का शासक बन जाइए, मगर क्या किए, सारा चीज छोड़ दिए और किसान के भांति जिंदगी अपना लिए। यही काउंट काबूर, ये उत्तरी मध्य इटली को मिलाने में लगल थे, ये दक्षिणी भाग को। जितना भाग बन रहा था इस पर बेचारा ही राजा बनते जा रहा था। आगे देखिए, 1862 में दुर्भाग्य बस काबूल की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। 1862 में काउंट काबूल की मृत्यु हो गई। पूछा जा सकता है काबूल की मृत्यु कब हुई थी, 1862 ईस्वी में। और इस तरह हुआ भी पूरे इटली का एकीकरण नहीं देख पाया। और इनका भी सपना क्या है, अधूरा रह गया बेचारे का, नहीं देख पाए अपने जीवन काल में इटली के, जबकि प्रयास देख रहे कैसा कर रहे थे, जितना था उतना जोर लगा रहे थे, दूसर देश से मदद, इधर से जो हो सकता था कर रहे थे। रोम तथा वेनेशिया के रूप में शेष इटली का एकीकरण विक्टर इमैनुअल ने स्वयं किया। रोम और वेनेशिया क्या था, अभी नहीं मिला था, तो उसका एकीकरण कौन करवाया, वहां का जो राजा भी बन रहा था, कौन, विक्टर इमैनुअल। वो क्या किया, रोम तथा वेनेशिया का एकीकरण करवाया इटली में। 1870-71 में फ्रांस और प्रशा के बीच युद्ध फिर छिड़ गया। पहले बोले ना राजतंत्र था,
आए दिन कोई ना कोई बेचारा भिड़त ही रहता था, कोई ना कोई लड़ती रहता था। फ्रांस 1870-71 में किससे भिड़ गया? प्रसा से। कारण फ्रांस के लिए पोप को संरक्षण प्रदान करना संभव नहीं था। क्रिश्चियन जाति में जो पोप होता है ना, बाट बहुत पावरफुल होता है, बहुत पावरफुल होता है वो पोप। बेचारा क्या है, पहले फ्रांस सपोर्ट कर रहा था रोम को, पोप को, पादरी को। पादरी भी चाह रहा था कि करन, मतलब किसके आधार पर? धर्म के आधार पर। तो बेचारा यहाँ फ्रांस अभी बरसा के युद्ध में फंस गया, तो क्या है, बेचारा मदद नहीं भेजा, तो जिसके कारण क्या है, विक्टर मैनुअल मौका देख के मिला लिया, अजब हुआ। विक्टर मैनुअल इस परिस्थिति का लाभ उठाए, बोले नहीं, फ्रांस फंसा उन्हें युद्ध में परसा से, तो देखा ने वो मौका है, अभी तेरा कोई बचावे लाएगा थोड़े, तुरंत मिला लिया दोनों जगह को। देख रहे ये वो कैसा होते हैं, हर धर्म का अपना एक धर्म गुरु होते हैं। तो वे क्रिश्चियन धर्म का क्या होता है, धर्म गुरु एक तरह से बोल सकते हैं। पोप ने अपने को वेटिकन सिटी के किले में बंद कर लिया। जब इसको घेरा गया रोम को, तो वेटिकन सिटी में क्या कर लिया है, अपने आप को कैद कर लिया। इमैनुअल ने पोप के राजमहल को छोड़कर बाकी रोम को इटली में मिला लिया। मतलब पोप का जो राजमहल होता है, रहने का स्थान, उसको छोड़कर बाकी को क्या है, मिला लिए इटली में, और उसे अपनी राजधानी बना लिया। और रोम को ही क्या है, विक्टर मैनुअल ने इटली की राजधानी, और अभी भी राजधानी रोम ही है, बनाई। इस नई स्थिति को पोप ने तत्काल स्वीकार नहीं किया। तो पोप ने क्या है, वो जो विक्टर मैनुअल जीत कर रोम को राजधानी बनाए, पोप उससे सहमत नहीं हुए, नहीं माने। इस समस्या का अंततः मुसोलिनी द्वारा निदान हुआ। मुसोलिनी भी एक इटली के किरण, पोप और राजा के बीच में फिर तनाव होने लगा ना, राजा कब्जा कर लिया था रोम पर, धर्मगुरु उसका विरोध करने लगे पोप, तो इसका दोनों के बीच में समस्या का समाधान होगा ने, तो कौन, मुसोलिनी समाधान लेकर आया। जब उसने पोप के साथ समझौता कर वेटिकन की स्थिति को स्वीकार कर लिया, वहां एक समझौता हुआ, कौन, वेटिकन। वेटिकन सिटी अभी भी क्या है, एक आजाद जगह है रोम में ही, मगर उस पर इटली का कानून नहीं चलता है, पोप का कानून चलता है वहां पर। वो समझौता को मान लिया गया। वेटिकन सिटी सुनेंगे, सबसे छोटा देश है दुनिया का, तो क्या किया, राजा ने उसको मान लिया, ठीक है, बोले पोप वाला जो क्षेत्र है उस पर हम दखल नहीं देंगे, और बाकी का क्षेत्र क्या होगा, इटली का कहलाएगा, और रोम इसकी राजधानी होगी। ये समझौता हो गया वहां पर मुसोलिनी के द्वारा। तो आज के लिए क्लास यहीं रहा, इसका अगला भाग मेरे प्यारे साथियों अगले अध्याय में मिल जाएगा। अब ये चैप्टर जल्दी समाप्त होगा, तो इसका जो मेन समरी होगा ना, मुख्य क्वेश्चन, उसको हम जल्दी ही आपको प्रदान कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में।